नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोडवेज की 4 बसें दिल्ली रूट पर जल्द चलेंगी, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। स्वास्थ्य विभाग की टीम हुई सक्रिय, नमकीन के गोदाम को किया सील। डॉक्टर से हुई 1,38,000 की ऑनलाइन ठगी, ठगों ने सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, मृतक गया था कूलर का पेमेंट देने। नगर निगम अलवर की कार्यशैली के चलते शहर की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। मंडी परिसर के अंदर बाहर सहित चारों तरफ कूड़े व सड़ी गली सब्जियों के ढेर लग रहे हैं। सब्जी विक्रेता और अन्य सड़क पर ठेली लगाकर जाम लगा देते हैं, जिससे दिन भर यातायात बाधित रहता है। जाम के हालात बने रहते हैं। निगम के द्वारा शहर को 2 बड़े जोन में बांटकर करोड़ों रुपए का ठेका अलॉट किया गया, लेकिन सफाई व्यवस्थाओं में कोई सुधार नजर नहीं आया है। प्याज मंडी, अनाज मंडी, फल मंडी व लोहा मंडी सहित आसपास की नालियां मिट्टी व कूड़े से भरी हैं। पर्यावरण प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम व प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोरी औपचारिकता के अलावा कुछ खास सफाई देखने को नहीं मिली। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता विक्रम यादव ने बताया कि शहर में गंदगी का जमावड़ा है। स्वर्ग रोड, मीट मार्केट, अंबेडकर सर्किल के आसपास के क्षेत्र, शहर के विभिन्न नालों व नालियां गंदगी से भरी हुई है। समय रहते नालियों की सफाई नहीं होने पर बारिश के समय सड़कों पर गंदा पानी भर जाएगा। ये सब्जी मंडी है और प्याज मंडी है, जो लोहा मंडी है। 3 मंडी यहाँ पर, चौथी अनाज मंडी है। ये बड़ी मंडी है, अलवर के पटरी पार, रेलवे स्टेशन के पटरी पार है और शहर के बीच में है। यहाँ पर शाम को हजारों संख्या में लोग बाग यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं। ठेलियों पर आप देख रहे हो, लेकिन नगर निगम के आयुक्त महोदय को लिखित में सूचना दिए जाने के बाद भी आप देख रहे हो कितने बुरे हालात हो रहे हैं। आप ये नाली भरी हुई है, आप देखिए कितनी गंदगी, बदबू आ रही है इनके अंदर और जानवर सड़ रहे हैं और यहाँ पर लोग काफी संख्या में इन बीमार हो रहे हैं। प्रशासन पता नहीं क्यों, जिलाधीश महोदय जी का भी ध्यान नहीं जाता और नगर परिषद के जो निगम के जो आयुक्त महोदय उनका भी ध्यान नहीं जाता। कर्मचारी तो लापरवाही कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी, मैं बताऊं आपको कि दुर्भाग्य ये अलवर जिले के जो अलवर शहर के विधायक हैं वो हमारे राजस्थान सरकार में पर्यावरण वन मंत्री हैं और फिर वो यहाँ करके देखते नहीं है कि उनके होते हुए भी ये कितनी पॉलिथीन, यहाँ प्लास्टिक और ये नाले भरे हुए हैं, गंदगी कितनी जोर की हुई पड़ी है। आप देखिए, इनका समाधान करें, इनका आके इन नालियों की सफाई करें, क्योंकि गर्मी ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु आने वाली है। जून में संकेत मिल रहे हैं वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी 22 जून को आने की उनके, तो उससे पहले ही अगर नाले साफ हो जाएंगे तो ये पानी सड़क का इसमें भर जाएगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो सड़क पर कुछ ठेली वालों ने, व्यापारी भाइयों ने, हमारे ने जो मिट्टी डालकर ऊपर इसको रोकने का काम कर रखा है। अब बताइए, वो मिट्टी नहीं हटेगी तो पानी सड़क पर कैसे, नाले में कैसे आएगा? वो पानी सड़क पे भरेगा, सड़क पे भरेगा पानी तो उसमें मलेरिया, बुखार फैलेगा, अत्यधिक मच्छर पैदा होंगे जहरीले और लोगों को नुकसान। निगम के आयुक्त को आपने इस चीज की जानकारी दी? बिल्कुल, लिखित में जानकारी दी हुई है और बराबर हम लिखित में दिए जा रहे हैं। से आदि इस परेशानी ये इससे पूर्व आयुक्त महोदय ने यहाँ पर जो एक साइड का नाला की सफाई कराई है और आपने अनाज मंडी के बाहर वाले नाले की सफाई भी कराई है, लेकिन ये नाले की अभी तक कोई सुध नहीं दी है। और जो जिले में अपने पर्यावरण मंत्री हैं, उनको भी अब इस चीज का अवगत कराया आप लोगों ने? देखिए, पर्यावरण मंत्री को तो खुद को ही उनको बाहर निकल के शहर को देखना चाहिए कि शहर में कहाँ गंदगी पड़ी हुई है, कहाँ नहीं है। या जिधर से वो निकलते हैं तो वो सूचना भी दे सकते हैं, वहां जाकर के बोल भी सकते हैं अधिकारियों को। वो कहते हैं तो ये काम 1 मिनट में हो जाए। आप दुर्भाग्य है कि भाजपा के तो यहाँ पर मेयर है इस समय और भाजपा का ही यहाँ पर्यावरण मंत्री है और फिर इतनी गंदगी पड़ी हुई है। आप ताजुब करो, कांग्रेस के शासन में देखा कितने नाले साफ हुए थे, कितनी सड़कें बनी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्री को खड़े हों और वो शहर में जाएं और इनको सफाई का ध्यान। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे शहर के वर्तमान हालात ऐसे हैं कि शहर के सारे नाले, जितने बड़े नाले हो, छोटे नाले हो, सारे भरे पड़े, उफान पाए हुए हैं। आप जाके देखो, मीट मार्केट वाला, स्वर्ग रोड वाला, अंबेडकर वाला, हरीश हॉस्पिटल वाला, कहीं भी जाओ, पटरी पार जाओ,
ये कृषि उपज मंडी का क्षेत्र देखो कितनी गंदगी फैली पड़ी है, सारा एरिया सड़ रहा है, नालों की कहीं प्रकार सफाई नहीं हो रही, व्यवस्था नगर निगम के द्वारा देखी नहीं जा रही, प्रशासन उसको महत्व दे नहीं रहा, प्रशासन अपने मन में लगा हुआ है। आप यहाँ देखो ना तो कमिश्नर बैठा है ना महापौर बैठा है, ये अपनी सीट पे बैठते नहीं है, काम नहीं करते। आप ये देखो ना, आप वर्तमान स्थिति में नालों का टेंडर नहीं हुआ है, जिस टेंडर को चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले हो जाना चाहिए था वो टेंडर हुआ नहीं है, और कभी भी बारिश आई तो पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा, जिसके अंदर सैकड़ों घरों में पानी भरेगा, जो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वर्तमान नालों में पानी भरे रहने के कारण से नाले पूरे भरे पड़े, जिस कारण से पीने की समस्या आ गई, लोग बीमार हो रहे हैं, गंदगी का आलम बना हुआ है। शहर में कोई भी प्रतिक्रिया प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा नहीं देखी जा रही है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि शहर की समस्या को देखें, नालों की सफाई कराएं समय पे, और टीम बनाएं, टीम गठित करके नालों की सफाई करा के शहर को समस्या से निजात दिलाएं। क्या कारण है जो अब तक भी सफाई ठेका का भी जब कोई प्रावधान नहीं हुआ, अब तक भी सफाई ठेका जो आचार संहिता थी उससे पहले लग जाना चाहिए था, इनकी कमियों के कारण वो ठेका नहीं लगा। अब वर्तमान में जब ठेका नहीं लगा तो इनको संवेदक के द्वारा जेसीबी, ट्रैक्टर और श्रमिक लेने चाहिए, ताकि वो जो हमारी सराहतों का वो अंदर भी है, अगर उनसे लेकर अगर ये कराएं तो शहर के नाले साफ होंगे। लेकिन ये कभी उस पर कहीं भी कोई अमली जामा नहीं लगा है। मैंने दिनेश एएन से भी बात की थी, कमिश्नर साहब को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर में व्यवस्था सुधारेंगे, 10 दिन के अंदर नहीं हुआ सुधरती तो हम इसके बाद घेराव करेंगे इनका। देखा गया है जिले में पर्यावरण मंत्री भी है, उसके बावजूद भी शहर का आलम बिगड़ा हुआ है पर्यावरण के प्रति। मुझे वर्तमान में ऐसा लगता है कि जो शहर की सरकार है, जो नगर निगम, वो तो सोया हुआ ही है, और जो मंत्री महोदय वैसे हाल फिलहाल वो बीमार है। मैं उनसे निवेदन करूंगा जल्दी से बीमारी ठीक होकर ये अलवर शहर में आए और शहर के हालात को देखें और शहर के हालात को सुधारे। तो महापौर भी बीजेपी के, महापौर तो मुझे ऐसा लगता है नदारत है, वो कहीं ना तो सीट पे मिलते हैं ना शहर में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं। तेज रफ्तार बोलेरो आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 युवक नीचे दब गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर घायल है। वहीं बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके पर बोलेरो को छोड़कर फरार हो गया। हादसा टपुगड़ा में उद्यमी सरपंच के मकान के पास सोमवार रात करीब 12:30 बजे हुआ। टपुगड़ा थानाधिकारी ने बताया कि भामडाका निवासी रफीक पुत्र असरू ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि बेटा सोहिल और बेटे का दोस्त अरमान पुत्र सुबेदीन ट्रैक्टर में सवार होकर टपुगड़ा से करमपुर की तरफ जा रहे थे। उद्यमी सरपंच के मकान के पास रात करीब 12:30 बजे पीछे से बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद ट्रॉली पलट गई, जिसमें बैठा सोहिल और अरमान ट्रॉली के नीचे दब गया। दोनों को निकालकर अचेत और लहूलुहान अवस्था में टपुगड़ा अस्पताल में ले जाया गया, जहां सोहिल को मृत घोषित कर दिया। वही दुर्घटना में घायल युवक अरमान का बायां पैर कटकर अलग हो गया है। फिलहाल वह अलवर में एक निजी अस्पताल में भर्ती है। रोडवेज प्रशासन शीघ्र अलवर दिल्ली रूट पर 4 बसें संचालित करेगी। अलवर डिपो मुख्य प्रबंधक पवन कटारा ने बताया कि मई के माह में 4 बसें अनुबंध पर आएंगी, जो दिल्ली मार्ग पर चलेंगी। इस रूट पर कोई भी कमी महसूस होगी तो उसे दिखवाया जाएगा। आगामी जून जुलाई के माह में मुख्यालय को 510 बस मिलेंगी, जिनमें से अलवर डिपो को भी बसें मिल सकती हैं, और जिस मार्ग पर बसों की कमी है उसी मार्ग पर बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी इस माह में हमारे पास में 4 अनुबंध की वाहनें उपलब्ध होंगी, 3x2 बसें उपलब्ध होंगी, जिन्हें हमें दिल्ली मार्ग पर जहां पर कमी अभी शेड्यूल बंद पड़े हैं उस मार्ग को संचालित किया जाएगा। आगामी जून या जुलाई माह में रोडवेज की जो बसें आनी है 510 बसें, उनमें से हमें ज़्यादातर बसें मिलने की उम्मीद है। मुख्यालय द्वारा अपने जितने भी मार्ग बंद पड़े हैं उन सभी पर संचालन के लिए बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। सर क्या कहना चाहेंगे? गंदगी के लिए तो हम निरंतर प्रयास करते हैं कि वहाँ नगर निगम या नगर परिषद जो है वहाँ से कांटेक्ट करके हम बुलाते भी हैं और सफाई भी करवाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ बगल में जो अभी मत्स्य नगर आगार का एरिया, वहाँ पे भी नगर परिषद द्वारा जेसीबी से सफाई करवाई गई है। और जो आप ढेली की बात कर रहे हैं वो तो मत्स्य नगर आगार के द्वारा किराए पर उनको दिया हुआ है, उनके द्वारा कब्जा नहीं करा गया है। उनको तो जो भी उनके द्वारा ये नियमित दर है वो उस पर किराए पर जगह दी गई है। कहीं पे देखा गया सर, यहाँ पे पानी की प्याउएं भी काफी हद तक सूखी पड़ी हैं, कहीं की टूटियाँ टूटी पड़ी हैं। किसी भी तरह के कोई यात्रियों के लिए पानी कोई सुविधा नहीं। अलवर आगार में अभी 5 दिन पहले ही एक वाटर कूलर भी लगवाया गया है और निरंतर वहाँ पर ठंडा जल यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध है। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पहल में संत शिरोमणि श्री 1008 श्री गरीबदास जी महाराज का मेला 9 मई गुरुवार को बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 मई शुक्रवार को रात्रि को रागिनी कंपटीशन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार विनोद मेहता, जयवीर भाटी,
ज्योति यादव, संजय पटेल, कंचन यादव, मनीषा मरजानी संपूर्ण रात्रि बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे। वहीं 9 मई गुरुवार को प्रातः मेला व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सायंकाल 4 बजे कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कीम 10वीं में खुशी नमकीन की फैक्ट्री और भटियारों की गली में जीतू नमकीन के गोदाम पहुंची, जहां टीम ने जीतू नमकीन के गोदाम को सील किया। वहीं खुशी नमकीन के सैंपल लिए। सैंपल की जांच आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट का अभियान जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कीम 10वीं में खुशी नमकीन की फैक्ट्री से नमकीन के सैंपल लिए। वहीं टीम अलवर शहर में भटियारों की गली में जीतू नमकीन के गोदाम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। वहां बिना मार्का, बिना तारीख के नमकीन पैकिंग मिली। इस पूरे गोदाम में मशीन को सील कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर हेमंत यादव व रोशन लाल ने बताया कि CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची। भटियारों की गली में जीतू नमकीन बिना किसी तारीख व मार्का तैयारी होती मिली। करीब 200 किलो नमकीन खुली मिली और 100 किलो नमकीन पैकिंग में मिली है। पूरा माल जब्त कर लिया, वहीं गोदाम को सील कर दिया। इसके अलावा नमकीन का सैंपल भी लिया गया है। यहाँ सब बिना मंजूरी के काम हो रहा था, अब इसका लाइसेंस चेक किया जाएगा। अवैध रूप से काम करने पर लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। यहाँ आने पर पता चला है कि करीब 2 महीने से नमकीन बनाने का काम यहां शुरू हुआ था, लेकिन नियम के अनुसार नहीं मिला। पैकिंग पर मार्का व एक्सपायरी डेट तक नहीं मिली। इसका कारण तुरंत सील कर दिया गया। आज दिनांक 7/5/2024 वार मंगलवार को हमें शिकायत मिली थी कि भटियारी गली के पास जीतू नमकीन बिना मार्कों के, बिना लेबल के, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होते हुए इस तरह का माल मार्केट में बेच रहा है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत करी। उसके तहत डॉक्टर योगेंद्र शर्मा CMHO अलवर के दिशा निर्देश अनुसार हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है। मौके पे जो न्यूज मिली थी वो पुख्ता पाई गई। देखा गया कि जितना भी माल यहाँ बना हुआ था उस पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी और लेबल भी नहीं लगे हुए थे, बिना मार्क के थे। तो सारे माल का हमने जब्त कर लिया है। उसका लीगल एक्ट में सैंपल ले लिया है, जो अभी जयपुर जाएगा प्रयोगशाला में। वहाँ जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना माल करीब 200 किलो नमकीन है जो खुली हुई है और 100 किलो करीब पैक नमकीन है। गोदाम पूरा सीज कर? हाँ, गोदाम हमने सीज कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी हमने सीज कर दी है, क्योंकि बिना लाइसेंस के काम कर रहा था। इस तरह के लिए हम एक इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करेंगे इनको। जो कमियां पाई गई हैं उसके तय अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। हेमंत यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर। साथ में रोशन लाल जी थे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। हरसौली कस्बे के मुख्य बस स्टैंड व बीबी रानी रोड फाटक पर अतिक्रमण से मुसाफिरों व आमजन के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा आज तक दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड व रेलवे फाटक पर दुकानदारों की ओर से पटरियां पर सामान रख दिए जाने से सड़क मार्ग पर जगह बिल्कुल भी नहीं रहती, जिससे राहगीर और वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पटरियों पर दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण के चलते अनेक बार आपसी मनभेद व झगड़ा होना भी आम बात बन गई है व कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। सड़क के दोनों ओर चाट पकौड़ियों, गोलगप्पे व फलों की ठेलियां लगी होने से सड़क मार्ग बिल्कुल सकरा हो गया है। बस स्टैंड के थोड़ी दूर पर ग्रामीणों द्वारा मुख्य सड़क पर जलाने का ईंधन लगाया हुआ है, जिसके कारण राहगीरों सहित वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर तक सामान लगा दिए जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर वहां वाहन चालकों के द्वारा सड़क पर वाहनों को गलत तरीके से खड़ा कर देने के कारण भी रोड पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। जब भी रेलवे फाटक बंद होता है तो पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क पर इन दिनों अतिक्रमण के चलते कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं, मगर प्रशासन ने आज तक इन अतिक्रमण को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि इन मुख्य सड़कों पर आला अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड से अतिक्रमण को हटाए जाने व अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग प्रशासन से की है। डॉक्टर अबरार अली से 1,38,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। अलवर के सानिया हॉस्पिटल में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अबरार अली को सऊदी अरब के फैसल स्पेशलिटी हॉस्पिटल रियाद में नौकरी लगाने का झांसा देकर यह ठगी की है। डॉक्टर ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी है। डॉक्टर अबरार के अनुसार वह मूल रूप से वक्फ नगर दादावाड़ी कोटा का निवासी है, अब अलवर के रंजीत नगर में रहता है और सानिया हॉस्पिटल में नौकरी करता है। 9 मार्च को उसके मोबाइल नंबर पर फोन आया और सऊदी अरब के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रियाद में नौकरी करने का ऑफर किया, जिसके लिए 5500 रुपए यूपीआई के जरिए जमा करा इंटरव्यू देने की बात की। पैसे यूपीआई से भेज दिया। इंटरव्यू की सब औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गई। इसके बाद 13 मार्च से अलग अलग बहाने कर पैसे मांगे गए। मैंने 5 बार में कुल 1,38,400 रुपए यूपीआई के जरिए भिजवा दिए। इसके बाद मेरे जॉब द्वारा ऑफर लेटर मांगा गया। तब कहा गया कि 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। आखिर में फिर पैसे की मांग की जाने लगी। उसके बाद शक हो गया कि यह सब फर्जीवाड़ा है। इसके बाद पुलिस थाना साइबर को रिपोर्ट दी, लेकिन शुरुआत में मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। उधर पुलिस का कहना है कि यह मार्च माह की ठगी का मामला है। पुलिस जांच कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि ठगी करने वाले पढ़े लिखे हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी में बातें करते हैं। शुरुआत में ऐसा आभास नहीं हुआ कि इस तरह की ठगी भी हो सकती है। मुझसे 5500 रुपए लेने से शुरुआत की गई। इसके बाद अमाउंट बढ़ता गया। आखिर में मुझसे 41,000 रुपए लिए। फिर 50,000 की डिमांड आने पर वह समझ गया, लेकिन अब तक 1,38,000 रुपए दे चुका था। पुलिस को ऐसे गिरोह को दबोचना चाहिए, लेकिन उसे एफआईआर कराने में 15 दिन लग गए। उसने 23 मार्च को ही पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन दर्ज नहीं की। आखिर में एसपी के पास पहुंचना पड़ा। देखिए, जो ठगी किए या जो अपराधी हैं वो तो अपना अपराध करेंगे ही सही, तो उनका काम ही है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैंने 23/3/2024 को पुलिस में ऑनलाइन के थ्रू रजिस्टर करा दिया और मैं एनईबी थाने में जाके मिल लिया, उसके बाद एनईबी थाने वालों ने रेफर कर दिया साइबर थाने में, और साइबर थाने वाला 18 दिन से कुछ भी नहीं किया। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि मेरे ऐसे पढ़े लिखे आदमी, हाईली क्वालिफाइड आदमी के साथ अगर ऐसा करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारे साथ अपराध होगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस वाले अगर ऐसा करेंगे तो हमें कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि अगर सिस्टम और पुलिस वाली हमारी मदद करने में असमर्थ है तो मुझे लगता है कि सिस्टम को हमसे टैक्स लेना ही बंद कर देना चाहिए। मेरा बस यही मैसेज है कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसका जेन्युइनली आप काम करें तो हमारी मदद होगी और अपराधियों की हिम्मत कम होगी। सर, आपने एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, क्या मुकदमा दर्ज कराया आपका? एनईबी थाने में मैंने उनको जो डिटेल दी है उसमें हम जो अपराधी उनका मोबाइल नंबर भी है, उनको वेबसाइट भी दी है कि उनके पास पूरी वेबसाइट है और वेबसाइट के थ्रू वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेते हैं। फुल्ली एजुकेटेड लोग हैं, एक महिला है और 3 मेल हैं उसमें। लेकिन जो मैंने अभी बात की वही इंपॉर्टेंट है। अगर सारी बातें इसमें बता दी जाए तो शायद वो होशियार हो जाए और अपनी वेबसाइट बंद करके, मोबाइल बंद करके चले जाए। क्योंकि आज भी इसमें रुपया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, खास करके मेरे लिए। कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि पैसा ना आए, भले उन अपराधियों को पकड़ा जाए ताकि वो लोगों को ठगी ना करें। जैसे आप पैसे की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 1,38,400 रुपए, और मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि इससे ज्यादा भी लेने की कोशिश वो कर रहे थे। इसके बाद अगला अमाउंट 55,000 रुपए का था अप्रोक्सीमेट, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वहां पे मैंने समझ लिया कि मामला गड़बड़ हो गया, तो वहां से मैंने उनको ट्रांजेक्शन बंद कर दिया। और आखिरी ट्रांजेक्शन 18/3/2024 को हुआ था। उसके बाद अभी भी उनका मोबाइल चालू है, सब कुछ चालू चल रहा है। पुलिस चाहे चाहती उस वक्त भी उनको बंद कर सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं हो। तो हमारी नाराजगी अपराधियों से नहीं है, कि उनका काम तो अपराध करना है। हमारी नाराजगी सिस्टम से है। सिस्टम नहीं कर सकता मदद, सिंपल बात है, हमसे टैक्स मतलब। किस तरह धोखाधड़ी करते हैं वो लोगों के साथ, कैसे गुमराह करते हैं लोगों को? जैसे हमारे किस्सा बता देते हैं, उनके पास फुल्ली वेबसाइट है,
उस पर आप जाएंगे, उनके पास पेमेंट गेटवे है और बात बिल्कुल अच्छे से करेंगे। कम्युनिकेशन के जो स्टेप्स होते हैं पूरा पालन करेंगे, जाके सामने वालों को शक नहीं हो, है ना। और वो सब वो यूज करेंगे जो जनरली जिससे आदमी जेन्युइन लगता है, और वेबसाइट के थ्रू ही वो पेमेंट ले रहे हैं, है ना, और बाकी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही वो जा रहा है। इस तरीके से होंगी। अब नाम पता तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो फिर होशियार हो जाएंगे, पुलिस आगे अपना काम कैसे करेगी। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि पुलिस हमारी मदद करेगी, मेरी नहीं और दूसरे तरह की होंगी। यही मेरा मैसेज है। अलवर शहर के राजऋषि कॉलेज में विद्यार्थी बीएससी द्वितीय, चतुर्थ, छठे सेमेस्टर की ड्यू व एमएससी के दूसरे व चौथे सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि 7 व 8 मई कर दी गई है। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि वर्ष में 2 बार सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जाती हैं। इस बार सेमेस्टर की परीक्षा 17 मई से प्रारंभ होंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने से छूट गए हैं वे 7 व 8 मई तक अपनी फीस जमा करा सकते हैं। राजऋषि महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र स्वायत्त शासी महाविद्यालय है और हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार सेमेस्टर सिस्टम से एग्जाम होते हैं। इस बार भी हमारा सेमेस्टर का एग्जाम 17 मई से शुरू होगा। तो ऐसे महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी जिन्होंने 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के लिए किसी कारणवश परीक्षा फीस जमा नहीं करा पाए, हम ये चाहते हैं कि ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित ना रहें। इसलिए हमने ऐसे परीक्षार्थियों को, ऐसे नियमित विद्यार्थियों को 7 और 8 तारीख तक जिन्होंने किसी कारणवश पहले फीस जमा नहीं करा पाए वो फीस जमा करा सकते हैं ताकि वो भी परीक्षा में बैठ सके। इसी प्रकार एमएससी में भी 2nd, 4th सेमेस्टर के ऐसे नियमित विद्यार्थी जो किसी कारणवश पहले फीस जमा नहीं करा पाए थे वो भी 7 और 8 मई को फीस जमा करा सकते हैं, तो उनको भी हम परीक्षा में बैठने के लिए परमिट करेंगे। इसी प्रकार कोई ड्यू बच्चे, कोई ड्यू किसी परीक्षार्थी का या किसी नियमित विद्यार्थी का कोई पेपर ड्यू रह गया और उसने ड्यू पेपर की फीस जमा नहीं कराई तो वो भी 8 तारीख तक फीस जमा करा सकते हैं ताकि हम ऐसे सभी हमारे नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठा सके। और हमारा ये प्रयास है, महाविद्यालय प्रशासन का ये प्रयास है कि कोई भी नियमित विद्यार्थी परीक्षा से वंचित ना रहे। इसलिए हमने 7 और 8 तारीख तक फीस जमा कराने का विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोविंदगढ़ ब्लॉक में संचालित 12 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी शाला दर्पण के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि गोविंदगढ़ ब्लॉक के बड़ौदा में मीना का बास, भयाड़ी, रामवास, मूडपुरी खुर्द, पाकसेड़ी, प्लानखेड़ा, सिरमौर, हरसौली, सिंगराका, सहारनपुर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आज से 10 मई तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। 13 मई को एडमिशन के लिए प्राप्त आवेदनों की लिस्ट संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। इसके बाद 14 मई को लॉटरी के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही हर स्कूल में भामाशाह कोटे के तहत 10 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों की सूची को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर 15 मई को लगाया जाएगा, जिसके आधार पर परिजन अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही एडमिशन करा सकेंगे। काम आदि से छुड़ाने आइए, अपनाइए, ठुकराइए मर्जी तुम्हारी, वाह रे माँ के भिखारी, मैं हूँ बंदर तू मंदारी, चाहे जैसे
चाहे जैसे तू न चाहे, तू रुलाए तू हंसाए, वाह रे बाके बिहारी, मैं हूँ मंदर तू मदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई धीरज भाई, आपने राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास चौराहे पर स्थित सड़क मार्ग पर वाहनों के गुजरने पर धूल के गुब्बार उड़ने से आमजन और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से सड़क मार्ग को साफ कराने की गुहार की है। रोड पे इतनी मिट्टी डाल रखी है, हालत खराब कर रखी है बिल्कुल। ये राजगढ़ टहला बाईपास, नाम मेरा राम किशोर सेन है। बहुत बुरी धूल उड़ रही है और सारे दुकानदारों की हालत खराब हो रही है, मरने को जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। इसको कम से कम 15 दिन हो गया, बहुत बुरी स्थिति है। सारे सामान भी उठ गया, नाक में मुंडे में मिट्टी भर रही है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के सदस्यों द्वारा कल 5 मई रविवार को लाल गणेश को महाआरती का निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि 10 मई शुक्रवार शाम 6 बजे हॉप सर्कस पर होने वाली 2100 दीपों की भव्य दिव्य महाआरती एवं शस्त्र शास्त्र पूजन के निमंत्रण के लिए लाल गणेश को निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया, युवा ब्राह्मण सभा परिवार आचार्य प्रकोष्ठ द्वारा डॉक्टर गोपाल शास्त्री एवं डॉक्टर नितिन भाल द्वारा मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। महाआरती के संयोजक सुनील शर्मा एवं हिमांशु शर्मा ने बताया, विगत 10 वर्ष से लगातार युवा ब्राह्मण सभा परिवार हॉप सर्कस पर भगवान परशुराम की महाआरती करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के दिन 10 मई शुक्रवार को शाम 6 बजे एक दीप प्रभु के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत हॉप सर्कस पर भव्य मंच बना। शस्त्र शास्त्र पूजन के बाद भगवान परशुराम की 2100 दीपों से भव्य महाआरती एवं पुष्प वर्षा ड्रोन द्वारा की जाएगी। युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि युवा ब्राह्मण सभा परिवार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर विगत 10 वर्षों से महाआरती हॉप सर्कस से करता आ रहा है। महाआरती में पूरे जिले के ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाजों के लोग भी शामिल होंगे, जिसके लिए सभी युवा अध्यक्ष तहसील इकाइयों को निर्देशित किया गया है। इस बार विशेष रूप से मातृशक्ति द्वारा महाआरती की जाएगी। निमंत्रण देने वालों में करनी माता मंदिर महंत उमेश शर्मा, शिवचरण कमल, हरिओम कटारा, विप्र सेना जिलाध्यक्ष राजकला शर्मा, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, डॉक्टर नितिन भाल, पुष्पा शर्मा, दीपा शर्मा, सुनील शर्मा, हिमांशु शर्मा, मोहन शर्मा, रेवती दीक्षित, विप्र सेना शहर अध्यक्ष सचिन तिवारी, विशाल शर्मा, नितेश शर्मा, गौरव शर्मा एवं राजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। दिनांक 8 तारीख से इसकी शुरुआत होगी ध्वजारोहण से और रामायण पाठ से इसका आरंभ होगा। उसके बाद मातृशक्ति द्वारा कई रचनात्मक कार्यक्रम महिलाओं के आयोजित किए जाएंगे। साथ ही रैली का आयोजन किया जाएगा और 10 तारीख को शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि परशुराम दिल्ली दरवाजे से निकलकर और गोलिया घंटाघर हॉप सर्कस घंटाघर मक्की का फाटक होते हुए और परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास पहुंचेगी। और हम सभी चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग इस भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा और सभी कार्यक्रम में अधिक से अधिक बढ़कर हिस्सा लें। और ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मनाया जाएगा। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव दिनांक 10 मई को है। इसी की तैयारियां जोर शोर से पूरे प्रदेश में और देश में की जा रही है। भिवाड़ी के निकटवर्ती गांव सांथलका में अवैध शराब और गांजे की होम डिलीवरी होने से महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया एवं साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में बिक्री नहीं रोकी तो बच्चों सहित एसपी ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। भिवाड़ी एसपी सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी ने महिलाओं से 2 दिन का समय देने की अपील की है। ज्ञापन देने एसपी ऑफिस पहुंची महिलाओं ने बताया कि गाँव में चारों तरफ अवैध शराब और गांजे का कारोबार फल फूल रहा है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को यह सामान बेचा जा रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ योगी एवं अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को भी इस बारे में अवगत कराने के बाद कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। साथ ही फूलबाग थाना प्रभारी और यूआईटी थाना प्रभारी को भी इस बारे में अवगत किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक किसी भी किस्म की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं की है। महिलाओं ने पुलिस एवं प्रशासन से जल्द गांव से इन अवैध कारोबारी के धंधे को बंद कराने की मांग की है। हम सातल का गांव से आए, हम शराब से बहुत दुखी हैं। गांजा भांग गांव में कुछ ना बिके, मैं बोलूं
और गांव तो बाहर होनी चाहिए, गांव तो बाहर होनी चाहिए। हम बहुत दुखी हैं। सरकारी स्कूल और मंदिर के सामने मेरा घर है, मेरी खुद की दुकान है, वहाँ बियर की बोतल स्कूल है, सबके सामने परचूनी की दुकान है, बिके कपड़े की दुकान है मेरी, वहीं दारू की बोतल फोड़े, बता घर के मकान छोड़ के चला जाऊँ। अपनी खुद की कॉलोनी में धर के बेचे। 10 पैंट पे ये सरकारी स्कूल और मंदिर के सामने थोड़ा सा तो 15-20 मिल जाएगा ठेका सामने। गांजा घर के पीछे गांजो भी है, गांजो अफीम सबकी सब्जियों की रेडी में बिकवाती रही, चारों ओर गांव में बिक रही है भाई। छोटा बच्चा है हमारी गिनती में और ज्यादा ही कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं, इससे पहले कभी शिकायत दी कहाँ पे शिकायत दी? फूलबाग थाना में कोशिश करी कोई शिकायत नहीं। और बालकनाथ बाबा से ज्ञापन दिया हमने, भूपेंद्र यादव से ज्ञापन दिया हमने जब मंदिर के पास आया हमारे घर के सामने, सुरेंद्र नागर से भी। उसके बाद में भी कोई वो नहीं हुई इनको। अब हम एसपी मैडम के पास आया है, हमारा काम बनना चाहिए। वाइट थाना तक गया था, शासन का काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसने पेटी दी है, जिसकी शराब उसने पेटी देकर केस बिहारी के लगवाया, रफा दफा कर दिया। फुल थाना में 2 बार गई। मेरे घर का आगे जो स्कूल है कौन सी नाम BSR उमंग, मेरे घर का आगे गोली वाला रास्ता है। लड़के हमारे जाते हैं कॉलेज में तो पी के धूम देता हूँ, पूरा हाल हो जाए। मैं परेशान हो गया, मैं 2 बार गई, किस्मत में गई ना, ये तो मिला हुआ ये पुलिस हमारी की जो पुलिस चौकी मंथली लेवे थई की थई कहवा दाओ गाड़ी मेरी दुकान तक जावे और खाली आदमी पकड़ ले जाओ, मेरी दुकान के सामने जाओ और मैं बात करी। आप मेरे साथ जाके देख लो, इतना तो बच्चा दारू पी रहा, आप बैठा है, आप पैसा ले रहा है, छोटे छोटे बच्चा दारू बेच रहा है बिहारी में। मेरी कायपरा का 3 तो 6 महीना हुआ, एक तो अभी एक घर में 4 लोग विधवा बैठी, नाबालिग की पीछे वो बहू खड़ी है जो 12 साल का आपको बर्थडे मनावे दारू। एसपी मैडम ने बोला है कि 2 दिन का टाइम दो, खत्म हो जाए। ये नहीं भाई 5-10 दिन के लिए, हमने बिल्कुल साफ चाहिए गांव बिल्कुल साफ चाहिए। कानूनी में बिक्री है, घर में बिक्री है। 2-3 दिन से देख रहे हैं में कोई दिक्कत 2-3 दिन वाला पैसा लगा रहा है वो भी सब बेचो, ये जो कानूनी में बिक्री है घर बिक्री पूरा ही चूलो गेरांगा नहीं। हम एसपी मैडम से फोन करांगा, अगर मैडम कोई कार्रवाई ना हुई उनकी, फिर उनका घर का मैं ताड़ो लगाएगी मैडम खुद। 2 दिन को टाइम मैडम से हम दे रहा, नहीं यो काम हुई तो मैडम लगाएगी खुद ताड़ो, फिर दोबारा जाके वहाँ कार्रवाई करेंगे। हाँ खुद करेगी तो यहीं आ जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे, फिर मैडम हमें गोली काट देगी, हमें खत्म कर देगी, परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हर घर जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का काम अधूरा रहने से लोगों को गर्मियों में पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, परंतु कार्रवाई एजेंसियों की धीमी चाल के कारण योजनाएं पूरी ही नहीं हो पा रही हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में किए जाने वाले कार्यों में नलकूप निर्माण, उच्च जलाशय निर्माण, पाइपलाइन जोड़ने बिछाने एवं FHTC के कार्य गांवों में जहां अभी भी काम अधूरा है। तिजारा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 दोपहिया सहित भारी वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूला। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में थाना अधिकारी हनुमान यादव के द्वारा फिरोजपुर रोड पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 13 दोपहिया सहित भारी वाहनों के चालान काटे गए और जुर्माना वसूला। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि हेलमेट नहीं लगाने, तेज गति से बाइक चलाने, फोन पर बातें करने, बाइक पर क्षमता से अधिक बैठाने, चालक सीट बेल्ट न लगाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा वाहन चालकों को हिदायत दी कि वाहन पर चलते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, बाइक पर बैठते समय अपना हेलमेट अवश्य प्रयोग करना चाहिए। थाना अधिकारी ने बताया कि CCTV कैमरे दुरुस्त कराए जा रहे हैं। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।